गुड मॉर्निंग बच्चों। उस दिन जब मैं आपके साथ इकोलॉजी पढ़ा रहा था तो कुछ टेक्निकल इशू हुआ था, बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर बीच में थोड़ा सा छूट गया था, तो आज इसे कंप्लीट कर देते हैं। आई होप कि आपने जितना पहले मैंने आपको पढ़ाया वो आपने पढ़ लिया होगा। तो ये जो है रिमेनिंग पार्ट है जो बच गया। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम पढ़ रहे थे, तो उस दिन बीच में इंटरप्शन हो गई थी तो कंप्लीट नहीं हो पाया था। कहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था आपको मैं बताता हूँ। आपको मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। हम डिस्कस कर रहे थे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, यहां तक हम कर चुके थे। ये मैंने आपको इसकी ट्रिक्स भी बताई थी। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगा, आप इसको देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं, जो बाकी बचा हुआ बायोडाइवर्सिटी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमें क्या डिस्कस करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स क्या कहना चाहती है एनसीईआरटी। यहां पर आपको मैंने पहले भी बताया था, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी कम होती चली जाएगी। जितना हम इक्वेटर के पास रहेंगे, आपको याद होगा पिछले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी, जो बिल्कुल इक्वेटर के पास एरिया होते हैं उन्हें ट्रॉपिकल एरियाज कहते हैं। उसके बाद सब ट्रॉपिकल होता है, फिर टेम्परेट और आर्कटिक। ठीक है, तो जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा बायोडाइवर्सिटी कम होती चली जाएगी, ये आपको याद रखना है। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा बायोडाइवर्सिटी कम होगी। जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। एनसीईआरटी में इसके 3 रीजंस भी लिखे हुए आगे, वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। तो पहले तो आपको ना दिमाग में एक बात बिठा लेनी है कि कौन कौन से ट्रॉपिकल एरिया। इंडिया का बहुत सारा एरिया ट्रॉपिकल है, जैसे केरला है। फिर आपको यह पता होना चाहिए कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कोलंबिया है वो ट्रॉपिकल है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कनाडा जर्मनी की बात करेंगे तो ये टेम्परेट है। यूएसए का बहुत सारा पार्ट टेम्परेट है। ठीक है, ग्रीनलैंड भी टेम्परेट और आर्कटिक के बीच में आ जाता है। तो पॉइंट ये है कि जैसे अगर हम बर्ड्स की स्पीशीज की बात करें, ये जो स्लाइड आपको दिख रही है उसमें मैं क्या बता रहा हूं, बर्ड्स की अगर हम स्पीशीज की बात करें तो ट्रॉपिकल एरिया जैसे कि इंडिया में तकरीबन 1200 से ज्यादा बर्ड्स हैं, स्पीशीज हैं। ठीक है, कोलंबिया में 1400 स्पीशीज हैं। अब ग्रीनलैंड का लेटीट्यूड ज्यादा है, 71 डिग्री नॉर्थ। तो मैंने क्या कहा, जैसे जैसे आप लेटीट्यूड बढ़ाएंगे स्पीशीज कम होती चली जाएंगी। तो ग्रीनलैंड में बर्ड्स की 56 स्पीशीज है। और अगर आप न्यूयॉर्क की बात करेंगे तो उसका लेटीट्यूड 41 डिग्री है। वो न्यूयॉर्क क्या है, न्यूयॉर्क यूएसए का एरिया है, टेम्परेट एरिया है। तो फिर 105 स्पीशीज है। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूं। ट्रॉपिकल एरिया जो बिल्कुल इक्वेटोरियल लाइन के पास है, वहां पर स्पीशीज ज्यादा है। जैसे अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो 1200 से ज्यादा स्पीशीज हैं, कोलंबिया की बात करेंगे 1400 से ज्यादा स्पीशीज हैं, 1400 के आसपास हैं। ठीक है, तो ये रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मोर डाइवर्सिटी नियर द इक्वेटर, ये आपको समझना है। इस स्लाइड में तो सिर्फ जो मेरे पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख रही होगी, आई होप मुझे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो वहां पर ये सिर्फ लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट लिखा हुआ है। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का मतलब ये है कि आप लैटिट्यूड को बढ़ाते चले जाएंगे, नंबर ऑफ स्पीशीज कम होती चली जाएंगी। जितना आप इक्वेटोरियल लाइन के पास हैं उतनी नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा हैं, तो इसे हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट कहते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि 3 मेजर रीजंस कौन से हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है ट्रॉपिकल एरिया में, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है इसमें, बहुत इजी है। यहां से देखो, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, द डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शोज अ रादर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर many groups of animals and plants there is interesting patterns in the biodiversity. The most well known is being latitudinal gradient in diversity. In general species diversity decreases. This is very very important point. In general, यहां देखो ये लिखा हुआ है, in general species biodiversity decreases as we move away from the equator towards the poles with very few exceptions. ट्रॉपिक्स में, ये आपको लैटिट्यूड याद रखना है, हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। नेचुरल सी बात है कि ट्रॉपिकल एरिया में जो है स्पीशीज ज्यादा होंगी। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कोलंबिया एक ट्रॉपिकल एरिया है, मतलब कंट्री है, तो वहां पर बर्ड्स की स्पीशीज ज्यादा होंगी। Colombia, located near the equator, has nearly 1400 species of the birds, while New York has 41 degree 105 species, Greenland and 75 degree only 56 species. तो ये आपको, अगर आप बर्ड्स की स्पीशीज नहीं याद रख सकते, वैसे तो नहीं पूछेंगे, लेकिन इसमें जनरल बात ये पूछेंगे कि कोलंबिया में बर्ड्स ज्यादा है, इंडिया में बर्ड्स ज्यादा है, न्यूयॉर्क, और मतलब ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन से एरिया में कितनी स्पीशीज है, ये नहीं पूछेंगे। कौन से एरिया में ज्यादा है, कौन से एरिया में कम है, ये जरूर पूछेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कोलंबिया, इंडिया, ये सारे के सारे ट्रॉपिकल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप
आप कह सकते हैं कि उसके बाद न्यूयॉर्क आ जाएगा, टेम्परेट है, और जब आप ग्रीनलैंड की तरफ जाएंगे तो और ऊपर चला जाएगा, उसका लैटिट्यूड और बढ़ जाएगा 71 डिग्री। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां पर लिखा है, देखो अ फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर। अगेन इक्वाडोर कहाँ है? अगर आप फुटबॉल के फैन हैं तो आपको पता होगा इक्वाडोर भी एक जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक है। इक्वाडोर की बहुत अच्छी टीम भी थी किसी टाइम पर, अब तो नहीं खेलती, अब बेकार हो गई। तो ये जो है आपका ट्रॉपिकल रीजन है इक्वाडोर, और इसमें नंबर ऑफ वेस्क्यूलर प्लांट ज्यादा होंगे टेम्परेट रीजन से। टेम्परेट रीजन कौन सा टेम्परेट रीजन है? यूएसए। देखो मिड वेस्ट ऑफ द यूएसए, अगर आप यूएसए की बात करेंगे तो वहां पर वेस्क्यूलर प्लांट्स की बात, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, यानी कि प्लांट ज्यादा कहां पर होंगे? अगेन ट्रॉपिकल रीजन में, इक्वाडोर, ट्रॉपिकल रीजन ऑफ इक्वाडोर। सेम एरिया अगर आप देखेंगे, मतलब इक्वाडोर का अगर आप एरिया देखेंगे और यूएसए का एरिया देखेंगे तो आपको इक्वाडोर में नंबर ऑफ प्लांट्स ज्यादा नजर आएंगे। व्हाई? बिकॉज इक्वाडोर इज अ काइंड ऑफ कंट्री विच इज क्लोज टू द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, इसीलिए डायवर्सिटी ज्यादा है। और अभी तक अगर आप पढ़ेंगे पूरी बायोडायवर्सिटी, पूरी बायोलॉजी पढ़ लें, तो आपको यह पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी जो होती है अमेजोनियन फॉरेस्ट में होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज ग्रेटेस्ट बायोडायवर्सिटी, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्पीशीज है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरा पहले वाला लेक्चर फॉलो किया होगा तो मैंने आपको बताया था एम्फीबियंस और मैमल्स की स्पीशीज का नंबर तकरीबन बराबर होता है, वो आपको यहां पर भी दिखेगा। देखो 427 जैसे कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में, आप अगर पिछले वाले लेक्चर को फॉलो कर रहे हो तो मैंने वहां पर बताया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या सीखा कि जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे बायोडायवर्सिटी कम हो जाएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन से कंट्रीज ट्रॉपिकल हैं, कौन से आपके जो है टेम्परेट हैं, वो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो यहां पर 3 मेजर रीजन लिखे हुए हैं, जब आप इसको रिवाइज करोगे 3 मेजर रीजन लिखे हुए हैं बायोडायवर्सिटी के जो है वो ज्यादा होने के कारण, मतलब ज्यादा होने के रीजंस हैं। जैसे स्पीसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो स्पीसिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज, कभी भी कोई स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है उसे स्पीसिएशन कहते हैं, ठीक है। अब आप सोचो, आप खुद अपने एनालॉजी सोच लो, अपने आप से सोच लो कि भाई आप किस एरिया में ज्यादा रहना पसंद करेंगे, जो प्रेडिक्टेबल हो या अनप्रेडिक्टेबल हो। नेचुरल सी बात है, आप कहेंगे प्रेडिक्टेबल, ठीक है। ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं उनके सीजन्स, उनके वेदर, उनकी क्लाइमेट जो है वो प्रेडिक्टेबल होती है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, तो स्पीशीज को ज्यादा टाइम मिलता है सरवाइव करने के लिए। इसलिए लिखा हुआ है स्पीसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कोई भी स्पीशीज अगर किसी एक अच्छे एरिया में जहां पर प्रेडिक्टेबल चेंजेस होने वाले हैं, जहां उसे पता है कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, जैसे हमें मालूम है इंडिया में या मतलब जहां पर भी हम रहते हैं, हम तो सारे इंडिया में रहते हैं, मान लो हमें मालूम है कि अब गर्मी है, गर्मी के बाद जो है बरसात आएगी, फिर उसके बाद जैसे सर्दी आएगी, इस तरह से चलेगा। तो इसी तरह से मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि स्पीसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जितना ज्यादा स्पीशीज वहां पर रहेगी उस एरिया में, उतना ज्यादा उसको इवॉल्व होने में मदद मिलेगी। तो अब क्या है कि टेम्परेट एरिया में जो है ये टाइम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि टेम्परेट एरिया में बहुत सारे ग्लेशिएशंस, बर्फ के तूफान आते रहते हैं, ठंड होती है, बर्फ के तूफान आ जाते हैं, तो स्पीशीज वहां सर्वाइव नहीं कर पाती। तो यहां देखो क्या लिखा है, स्पीसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। Unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years, thus had a long evolutionary time for species diversification. जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतना ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन होगी। सिंपल सी बात, स्पीसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ट्रॉपिकल एरिया बेस्ट है रहने के लिए, ठीक है, और कांस्टेंट है और अनप्रेडिक्टेबल है। सॉरी, ट्रॉपिकल एरिया प्रेडिक्टेबल है, टेम्परेट एरिया अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। देखो tropical environments unlike temperate are less seasonal, relatively more constant and predictable. Such constant environment promote niche specialization. What is niche? The functional territory of the organism. जितना ज्यादा प्रेडिक्टेबल होगा उतनी स्पेशलाइजेशन होगी, उतना ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज मिलने के चांसेस होंगे। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखा सोलर एनर्जी। देखो यार सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा सोलर एनर्जी होगी उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। अगर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो इसका मतलब आपके फॉरेस्ट ज्यादा बने, है ना, प्लांट ज्यादा बने। फॉरेस्ट ज्यादा बने तो सिंपल सी बात है उसमें रहने वाले एनिमल्स भी ज्यादा होंगे। तो सोलर एनर्जी कहीं ना कहीं वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी को भी कंट्रोल करती है। तो ज्यादा सोलर एनर्जी कहां होगी? जहां पर ट्रॉपिकल एरियाज होंगे।
ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हमें पता है, हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो प्लांट्स ज़्यादा होंगे, फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे तो एनिमल्स भी ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा डाइवर्सिटी। सिंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना तीनों रीजन। अब आप ये समझ सकते हैं, इसका आंसर आपका 8.1% है। अब तो आप सामने है नहीं तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर बर्ड्स इंडिया में 1200 से ज्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। वी माइट अकाउंट फॉर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिक्स, क्यों? क्योंकि मोर सोलर एनर्जी। ये आपको मैंने क्वेश्चन दे दिए जो जो आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल रेंज सीज लीस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी? तो अब आप देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा इसका जो है लैटिट्यूड है, इसलिए डाइवर्सिटी कम हो गई। चलिए उसके बाद स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ते चला काम होता चला जाएगा। देखो मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं, जो ये आपकी एनसीईआरटी में स्लाइड लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है। एक ना जर्मन नेचुरलिस्ट और ज्योग्राफर था, ठीक है, जर्मनी का एक नेचुरलिस्ट मतलब जो नेचर की स्टडी करता है, और ज्योग्राफर आपको पता ही है, ठीक है। उसका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। हम्बोल्ट जो है जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, इन्हीं के नाम पर है। तो अब हम्बोल्ट साहब ने क्या किया, इन्होंने ना स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को स्टडी किया। ये ज्योग्राफी के मतलब जानकार थे और नेचुरलिस्ट थे, ठीक है, नेचर की स्टडी किया करते थे। तो इन्होंने क्या कहा ना, मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझा देता हूँ, फिर इसको पढ़ लेंगे। इन्होंने क्या कहा, भाई आप एक जंगल में चले जाओ, ठीक है, आप एक जंगल में चले गए, आपने कुछ एरिया को एक्सप्लोर किया, ठीक है, तो आपको कुछ स्पीशीज मिलेंगी, नेचुरल सी बात है, ठीक है। फिर आप और एक्सप्लोर करोगे और स्पीशीज मिलेंगी, है ना, कॉमन सेंस है, छोटी बच्चों वाली बात है ये जो इन्होंने कहा। तो इन्होंने कहा कि जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे एरिया, उतनी ज्यादा आपको स्पीशीज मिलती चली जाएंगी, लेकिन एक लेवल तक ही तो मिलेंगी ना। जब आप सारा जंगल छान मारोगे तो स्पीशीज तो कांस्टेंट हो जाएंगी, है ना। तो इसका इन्होंने ग्राफ बनाया, ये जो आपका y = mx + c वाला होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो भी हम बात कर लेते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हम्बोल्ट एक साइंटिस्ट, हम्बोल्ट एक नेचुरलिस्ट थे और एक ज्योग्राफर थे। उन्होंने जंगल जंगल घूम के क्या पता किया, जंगल जंगल घूम के उसकी स्टडी करी, उसको एक्सप्लोर किया, ढूंढा। तो जब ढूंढा तो बहुत सारी आपको स्पीशीज मिली, तो बहुत सारी स्पीशीज मिली। छोटे एरिया को देखा, ज्यादा कुछ स्पीशीज मिली, और एरिया को देखा और ज्यादा स्पीशीज मिली। यानी कि जितने एरिया को देखते चले जाएंगे उतनी स्पीशीज मिलती चली जाएगी। तो ये लिखा हुआ है, ड्यूरिंग हिज पायनियर एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशंस, देखो ये बड़ी खतरनाक इंग्लिश लिखता है, इन द वाइल्डरनेस ऑफ द साउथ अमेरिकन जंगल, मतलब साउथ अमेरिकन जंगल के जंगलीपन में, ये कहना चाहता है। ये देखो कुछ नहीं है, ये है साउथ अमेरिकन जंगल, इसके जंगलीपन में हुआ क्या, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड ज्योग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। जितना ज्यादा आप एरिया एक्सप्लोर करोगे उतनी ज्यादा स्पीशीज मिलती जाएंगी, बट अप टू अ लिमिट। अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर पूरे जंगल को छान मारोगे, सब ढूंढ लिया, तो फिर अब क्या नया ढूंढना है, ठीक है। In fact, the relation between the species richness and the area of the taxa turns out to be rectangular hyperbola, जो फिगर दी हुई है on log scale। ये इक्वेशन आ गई आपके पास, z याद रख लेना बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन है, रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहां पर ये स्ट्रेट लाइन आ गई और ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ये आप मुझसे ज्यादा समझते होंगे, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स आप जानते हो, रोज ग्राफ पढ़ते हो, तो इजी है। इसमें क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा, ये आएगा कि z की वैल्यू क्या है। देखो इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड that the value of z ranges between, ये याद रख लेना, 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group। अब इसमें कुछ खास बात नहीं है, जितनी ज्यादा z की वैल्यू होगी उतनी स्पीशीज रिचनेस होगी, सिंपल सी बात। z की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो स्पीशीज रिचनेस भी उतनी ज्यादा होगी, सिंपल एज सिंपल, ठीक है, एस कुकुम्बर। ये तो डायलॉग हो गया, मतलब बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो अब आप देखो, सीधी सी बात है, ट्रॉपिकल एरियाज में जेड की वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे जैसे आप ट्रॉपिकल एरिया से दूर जाएंगे जेड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। जितना ज्यादा आप ट्रॉपिकल एरिया के पास रहेंगे जेड की वैल्यू ज्यादा होगी, सिंपल, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हो, उसमें कोई खास बात नहीं है। यहां पर एक स्टीप लाइन लिखी हुई है, यू विल फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन स्टीपर। स्टीपर का क्या मतलब होता है, थोड़ा आपको समझा देता हूं। ये स्लांटिंग लाइन है, ये स्टीपर लाइन है, तो इसका मतलब यहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, मोर डाइवर्सिटी, सिंपल सी बात है। जेड की वैल्यू बढ़ गई, जितना स्टीप लाइन होगी ऐसे होगी तो कम होगी, ऐसे तो ग्राफ है, आप समझ सकते हो। जितना स्टीपर लाइन होगी उतना जेड की भी वैल्यू होगी और उतनी स्पीशीज का नंबर भी ज्यादा होगा, सिंपल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग होल वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये आपको बता देता हूं, यूरेशिया,
ठीक है, सबसे ज्यादा यहां पर होगा। ये आपकी इक्वेशन है और z की वैल्यू कितनी है, बिटवीन 0.1 टू 0.2, ये आपको याद रखनी है, इसलिए क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अब आप देखो ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं है, ये भी बेकार है, इसमें भी कुछ नहीं है। हाँ, अब आप देखो, एक रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है, सुनते रहो मेरी बात, सुनोगे अपने आप समझ आ जाएगा, बाद में पढ़ लेना। स्टैनफोर्ड के एक इकोलॉजिस्ट हैं, स्टैनफोर्ड जगह का नाम है, इकोलॉजिस्ट हैं पॉल एलरिच। उन्होंने क्या कहा, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई देखो, जब ये बायोडायवर्सिटी के बारे में डिस्कशन होना शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों को ना ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं लगती है जैसे ना लगता है कि भाई चलो एक स्पीशीज का लॉस हो गया, एक हमारे देश में जो है क्रो नजर नहीं आ रहा, कम नजर आ रहा है, एक स्पैरो नजर नहीं आ रही, क्या फर्क पड़ता, हाउ डज इट मैटर, है ना। तो अब जो है ना ये एक तरह से जन जागरण वाली चीज है। जन जागरण का मतलब ये है अवेयरनेस, ठीक है, वो ये बोलते हैं इकोलॉजिस्ट की जागो, समझो इस बात को, ईच एंड एवरी स्पीशीज इज इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी स्पीशीज इज इंपॉर्टेंट। आप कहोगे कि अगर टाइगर गायब हो गए तो मेरे घर में क्या जा रहा है, मेरे घर में तो मैं आराम से एसी में बैठ के टीवी देख रहा हूं, हाउ डज इट मैटर टू मी, लेकिन करता है मैटर इसको समझाने के लिए पॉल एलरिच जो स्टैनफोर्ड के एक इकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी जिसे रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस कहते हैं। लिखा है पीछे एनसीईआरटी में, देख लेना, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। उन्होंने कहा कि भाई आप अपने इकोसिस्टम को एक प्लेन की तरह से मान लें, एरोप्लेन की तरह से, ठीक है। अब आप एरोप्लेन में से एक रिवेट को निकाल लेते हैं, इफ यू टेक वन रिवेट, पॉपर मतलब निकालना, रिवेट मतलब एक कोई नट बोल्ट है, ठीक है, आपने निकाल लिया। अब आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, प्लेन थोड़ा गिर जाएगा, मैं अपनी चेयर पे बैठा हूं, वहां से एक रिवेट निकाल के मैंने जेब में रखा और मैं नीचे आ गया, प्लेन तो नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, बिल्कुल सही बात है, नहीं गिरेगा, ठीक है। फिर आप कहोगे कि आपके साथ वाला भी निकाल ले रिवेट, मतलब आपने निकाला, आपके पड़ोसी ने भी निकाला, उसके पीछे भी निकाला, भाई सारे निकालते जाओगे तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसे करते करते कोई तो एक ऐसा रिवेट होगा जो विंग्स के ऊपर होगा, जो हवाई जहाज को बैलेंस कर रहा है, अगर आपने वो निकाल दिया तो खत्म हो गई, फिर तो प्लेन गिर जाएगा। तो ऐसे ही इकोसिस्टम में होता है, अगर आप एक स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने से परेशान नहीं होते हैं, ठीक है, और आपको ये लगता है कि हाउ डज इट मैटर, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो ऐसे करते 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 कुछ एक स्टेज ऐसी आएगी कि सारी स्पीशीज गायब हो जाएंगी, और उनमें से कभी कभी कोई एक ऐसी स्पीशीज हो जाएगी जिसको गायब करने से या जिसको रिमूव करने से पूरा के पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम हिल जाएगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम ये बात करते हैं, इसे बोलते हैं हम रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसे समझो, देखो क्या लिखा है यहां पर, देयर आर नो डायरेक्ट आंसर फॉर सच native questions, we can develop a proper perspective through an analogy. Analogy means similarity. The rivet popper hypothesis used by Stanford ecologist. In an airplane, all the parts are joined together, thousands of rivets. Species, rivets को species कह दिया. Analogy ली है, plane के साथ compare किया है. For every passenger traveling in starts popping out of a rivet to take home. भाई अगर आप एक एक जो है रिवेट को उठा उठा के घर ले जाते रहोगे, एक एक स्पीशीज गायब होती रहेगी, तो आपको लगेगा यार कोई प्रॉब्लम नहीं है. It may not affect the flight safety. ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम इनिशियली, बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, द प्लेन बिकम्स डेंजरसली वीक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. Furthermore, which rivet is removed may also be critical. Loss of rivets on the wings. अगर आपने विंग्स वाले रिवेट को निकाल दिया, यानी कि कीस्टोन स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज को कीस्टोन स्पीशीज कहा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी स्पीशीज जो कि आपकी इकोसिस्टम को पूरा अनस्टेबल कर देगी, उसे कीस्टोन स्पीशीज कहा। मतलब उसको प्लेन के विंग्स के रिवेट से आपने कंपेयर कर लिया, अगर आप विंग्स के रिवेट को निकाल दोगे तो प्लेन गिरेगा ही गिरेगा, बस ये कहना चाहता है, सिंपल है, ठीक है। तो ये ना आपको ज्ञान बांट रहे हैं, किस लिए, कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्पीशीज जो है वो आपको बचानी है। तो देखो आपको तो नहीं पता ना कौन सी बचानी है, लेकिन आपको सब बचानी है, ठीक है, ऐसा सोच लो। अब यहां पर देखो, ये जो एनसीईआरटी के लास्ट 3 पेज हैं, इसमें 3 चीजें मैं आपको समझा देता हूं। पहले है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, इसको इसी सीक्वेंस में पढ़ोगे तो याद भी रहेगा, क्यों बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, पॉइंट 1, ठीक है। देखो एनसीईआरटी खोल के उसकी रिदम पढ़ने की कोशिश करो, जब आप रिदम पढ़ोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। एक है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, क्यों लॉस हो रहा है, कॉज क्या है, रीजंस क्या है।
तो 4 रीजन है जो हम अभी पढ़ेंगे। हम बायोडायवर्सिटी को क्यों बचाएं, दूसरा पॉइंट है, और लास्ट में है कि कैसे बचाएं। फिर से सुनो, जो एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी का फ्लो क्या है इस चैप्टर का, आखिरी के जो 3-4 पन्ने हैं, पेज हैं, उसमें वो ये बोलती है कि हम बायोडायवर्सिटी का लॉस कर रहे हैं, बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है, तो कॉज क्या है, रीजंस फॉर द लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, नंबर 1। नंबर 2, अगर लॉस हो रहा है तो व्हाई डू वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी, हम क्यों बचाएं। अभी तो मैंने आपको बताया मेरी सेहत पे थोड़ा फर्क पड़ रहा है, ठीक है, आपकी सेहत पे थोड़ा फर्क पड़ रहा है, आप अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हो। अगर मान लो डोडो गायब हो गया, स्टेलर सी काउ गायब हो गई, या कोई टाइगर गायब हो गया, थाइलासीन जिसे कहते हैं, तो हाउ डज इट मैटर टू यू, इट डज नॉट मैटर, है ना। ये कौन कहते हैं, हम सोचते हैं। लेकिन जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया कि बायोडायवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है, 2 पन्ने पलटिए, क्यों बचाएं, 1 पन्ना और पलटिए, तो वहां लिखा है कैसे बचाएं, ठीक है। लॉस क्यों हो रहा है, क्यों बचाएं, कैसे बचाएं। तो लॉस होने के 4 रीजन दिए इकोलॉजिस्ट ने, उन्हें बोला इविल क्वाड्रेट, इविल क्वाड्रेट मतलब पापी 4 कारण, ये पाप है, ठीक है। क्वाड्रेट का मतलब 4 रीजन, उनमें से पहला है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, एक ये है, 2 आपको अगले वाले पेज पे मिलेंगे राइट साइड पे, फिर ऐसे ऐसे जारी है फ्लो, ठीक है। देखो मैं यहीं से बता देता हूं आपको, सुनो। तो बच्चे, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन क्या है, मैं आपको बिल्कुल सीधी सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। भाई आप सब तो सपोज करो कि आपके एरिया में फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट जंगल वो हैबिटेट है प्लांट्स और एनिमल्स का। अब आप उस फॉरेस्ट के बीचों बीच जाके जो है एक अपना फैक्ट्री लगा देते हैं, ठीक है। तो आपने इधर फॉरेस्ट है, इधर फॉरेस्ट है, बीच में एक फैक्ट्री लगा दी, तो उसे बोल दिया आपने फ्रेगमेंटेशन, फॉरेस्ट को आपने ब्रेक कर दिया, फ्रेगमेंट कर दिया, तोड़ दिया, मतलब जो प्रॉपर फॉरेस्ट था उसको आपने ब्रेक कर दिया। यानी कि अब यहां से कोई अगर मतलब एक मान लो एनिमल उधर जाएगा तो उसे पता चलेगा यार बीच में तो फैक्ट्री है, इसमें तो ह्यूमन बींग्स खड़े हुए, तो वहां से भाग जाएगा, लॉस हो जाएगा बायोडायवर्सिटी का। नेचुरल सी बात है, अगर आप उस एरिया के अंदर फैक्ट्री लगाओगे तो पेड़ भी काटोगे, है ना, डिफॉरेस्टेशन जिसे कहते हैं। तो इसे बोलते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, मतलब आपने नेचुरल हैबिटेट को खत्म कर दिया, पेड़ काट दिए, उसमें अपनी कॉलोनी बना ली, या फिर आपने कोई फैक्ट्री लगा ली, कमर्शियल पर्पस कर लिया, तो इसकी वजह से बायोडायवर्सिटी का लॉस हो गया। तो इसे बोलते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। देखो क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्ट। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट व्हिच इज covering 14% of the earth. These rainforests now cover no more than 6%. They are being destroyed fast. By the time you finish reading this chapter, 1000 more hectares would have been lost. देखो यही मतलब है, जब तक आप चैप्टर खत्म करोगे इतना सा लॉस हो जाएगा। अमेजन रेन फॉरेस्ट, बच्चों इसे लंग्स ऑफ प्लैनेट कहते हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे संसार में, यहाँ नोएडा में, या अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, असम, बंगाल, पश्चिम, पंजाब, हरियाणा, जहां भी, तो 20% ऑक्सीजन वहीं से आ रही है, ठीक है। तो आप समझ में आ रहा है कि आपने अगर अमेजन फॉरेस्ट को काटा तो आपका सांस लेना दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इससे इतना बड़ा फॉरेस्ट है कि इसे लंग ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है, और इसमें मिलियन ऑफ स्पीशीज है, ठीक है। और इतनी सारी स्पीशीज है कि अगर हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है, क्यों खत्म कर रहे हैं, सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए। अब आपको कैसा सोयाबीन, हाँ सोयाबीन, हम जब देखो जब आप फॉरेन की बात करते हैं तो वहां पर सोयाबीन को कल्टीवेट करने के लिए इसको काटा जा रहा है, या फिर ग्रासलैंड बना रहे हैं बीफ कैटल के। देखो यूएस में या बाकी कंट्रीज में ना बीफ खाने का बहुत रिवाज है, तो बीफ कैटल को रेस करने के लिए वहां ग्रासलैंड बना दी, मतलब जंगल को काट के वहां घास के मैदान बना रहे हैं, ताकि हम गाय को, मतलब बीफ मतलब को चरा सके, मतलब किसी भी गाय भैंस को चरा सके, फिर उसके बाद उसको वो लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो इसे रेजिंग ऑफ बीफ कैटल कहते हैं। तो इसकी वजह से आपने अमेजन फॉरेस्ट को खत्म कर दिया, तो ये मतलब कर रहे हैं, तो ये हैबिटेट लॉस हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। तो ये चीज गलत है, इसे हमें रोकना है। तो ये है पहला पॉइंट, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। कभी कभी ह्यूमन बींग्स ज्यादा लालची हो जाते हैं, शिकार ज्यादा करते हैं, जैसे स्टेलर सी काउ यहाँ लिखा होगा, एक मैमल है, कहां पर होता है, रशिया में, ठीक है। सी काउ पानी में रहने वाला हर्बीवोरस मैमल है, ज्यादातर पानी में रहने वाले कार्निवोरस होते हैं, लेकिन ये हर्बीवोरस मैमल है। तो क्या है ना कि इसका
ओवर हंटिंग हो रही है, ज्यादा शिकार हो रहा है, ठीक है, ज्यादा शिकार कर रहे हैं, ऐसे ही पैसेंजर पिजन। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये होता है व्हेन यू आर एक्सप्लॉयटिंग द स्पीशीज ट्रिमेंडसली, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे हो तो उससे भी नुकसान होता है, तो इससे भी लॉस होता है। 4 है रीजन मैंने आपको बताया, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा है, थर्ड, आप जो कहते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वाले चैप्टर में कि हम कैक्टस को लेके आए थे। एलियन स्पीशीज इन्वेजन का मतलब है कि आप, एक होता है इंडिजिनस स्पीशीज, इंडिजिनस का मतलब लोकल स्पीशीज, ठीक है, जैसे आप अपने एरिया में इंडिजिनस है, ठीक है, जैसे आप अपने मोहल्ले में लोकल स्पीशीज है। अब आपके बाहर से कोई स्पीशीज है, वो आपके ऊपर धौंस जमा रहा है ना, आपको ओवर पावर कर रहा है, तो वो एलियन स्पीशीज है। उसको आप उठा के ले आएंगे तो कभी कभी ऐसा होता है वो इतना पावरफुल है कि आप अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं। फिल्मों में दिखाते हैं ना, गुंडा टाइप आदमी होता है, सारे मोहल्ला खाली हो जाता है, बस वैसी है, ठीक है। तो जब आप एलियन स्पीशीज को अनइंटेंशनली या फिर डेलिबरेटली, जानबूझ के या अनइंटेंशनली लेके आते हैं, तो वहां पर रहने वाली जो लोकल स्पीशीज है गायब हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है। जैसे when alien species are introduced unintentionally, आप जानबूझ के नहीं लाए, और deliberately for whatever purpose, some of them turn invasive, invasive मतलब फैल जाती हैं, decline or extinction of the indigenous species. Nile perch introduced into the Lake Victoria led eventually to the extinction of ecologically unique assemblage of more than 200 species of cichlid. याद रखना बच्चों, लेक विक्टोरिया में शिशलिड नाम की 200 स्पीशीज है, जिसको नाइल पर्च जब लेके आए तो वो एक्सटिंक्ट हो गई, सिंपल सी बात, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल दिए हुए हैं। यू मे बी फैमिलियर विद द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय थ्रेट पोस्ट टू द नेटिव स्पीशीज ऑफ इन्वेसिव वीड स्पीशीज लाइक कैरेट ग्रास, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, और वाटर हायासिंथ, ये हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ही पढ़ते हैं। द रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस फॉर एक्वाकल्चर पर्पसेस इज पोजिंग थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिश इन आवर रिवर्स, हमारे रिवर्स में कैटफिश रहती है। अब इलीगल इंट्रोडक्शन हुआ अफ्रीकन कैटफिश का, ठीक है। एक्वाकल्चर, व्हाट इज एक्वाकल्चर, मतलब पानी में किसी भी फिश को पालना, वैसे पिसीकल्चर होता है, ठीक है, बहुत सारे कल्चर होते हैं, एक्वाकल्चर उसी में आता है। एक्वाकल्चर में सब आता है, फिश भी आती है, मोलस्का भी आता है, सब आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस को लेके आए, तो हुआ क्या कि जो हमारी कैटफिश है, इंडिजिनस फिशेस, इंडिजिनस मतलब हमारी लोकल फिश, वो गायब होती जा रही है। चौथा रीजन है कोएक्सटिंक्शन। कोएक्सटिंक्शन का क्या मतलब है भाई, मान लो जैसे एक प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप होता है, हमने पहले भी पढ़ा, अगर आपका जो है प्लांट पॉलिनेटर गायब हो तो प्लांट भी गायब हो जाएगा, मतलब एक स्पीशीज गायब हुई तो दूसरी भी गायब हो गई। ऐसे ही अगर किसी फिश में कोई पैरासाइट है तो फिश गायब हुई तो पैरासाइट गायब हो गया, दोनों गायब हो जाते हैं। तो जब दो दो चीजें साथ साथ एक्सटिंक्ट हो रही हैं उसे को एक्सटिंक्शन कहेंगे, है ना। जैसे अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर फ्लावर है जो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट से ही पॉलिनेट होता है, अब आपने क्या किया, इंसेक्ट गायब हो गए तो फ्लावर भी गायब हो गया, तो जब दोनों साथ साथ गायब हो गए तो को एक्सटिंक्शन। 4 रीजन है, इविल क्वाड्रेट, 4 रीजन। फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस, सेकेंड इज यू अंडरस्टैंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन, फोर्थ इज कोएक्सटिंक्शन। ये हमारा है रीजंस लॉस होने के, और भी रीजंस है, मेनली ये है, ठीक है। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस पॉल एलरिच ने बताई थी, ये मैंने आपको बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू द एक्सटिंक्शन इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एक्सटिंक्शन ऑफ स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। सिक्स्थ एक्सटिंक्शन इज प्रोग्रेस, ये आपका फास्टर है, ये आपके उसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये आपका बायो प्रोस्पेक्टिंग, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, रुक जाओ, हम क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, पहले हम इस पे आ जाते हैं थ्योरी पे। अब पॉइंट है कि हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी चाहिए। मैंने आपको बोला कि लॉस कैसे हुआ और क्यों कंजर्व करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, बस यही 3 पॉइंट है। देखो एनसीईआरटी में लिखा है नैरो यूटिलिटेरियन, जो ये यूटिलिटेरियन वर्ड है ये यूटिलिटी से आया, यूटिलिटी का मतलब होता है यूज। तो अब जब आपके दिमाग में सवाल आएगा, जब मैं आपको कहूंगा या कोई भी आपको साइंटिस्ट आके कहेगा या कोई भी टीचर कहेगा कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करो, आप बोलोगे क्यों, तो इकोलॉजिस्ट ने कहा कि 2 रीजन है। नैरो यूटिलिटेरियन, छोटी छोटी नीड्स, ब्रॉड यूटिलिटेरियन जो अगले पेज पे दिया हुआ, बड़ी बड़ी नीड्स। मतलब हम बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड करते हैं छोटी छोटी नीड्स के लिए, और हम बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड करते हैं बड़ी बड़ी नीड्स के लिए। तो छोटी नीड्स को हम बोलते हैं नैरो यूटिलिटेरियन। छोटी नीड्स क्या है, छोटी नीड्स, अब आप हैरान रह जाएंगे, सीरियल्स, अनाज, पल्सेस, दालें, फ्रूट्स, ठीक है, मेडिसिन, इन सबको आपके छोटी नीड्स में ही रखा गया है, क्योंकि जो बड़ी नीड बताऊंगा उससे ज्यादा भयंकर है,
सिंपल सी बात, ठीक है। तो नैरो यूटिलिटेरियन, व्हाट आर नैरो यूटिलिटेरियन? द स्मॉल नीड्स विच यू या स्मॉल थिंग्स या स्मॉल बेनिफिट्स यू आर गेटिंग थ्रू दी बायोडाइवर्सिटी और नेचर। जैसे आपको सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, स्पाइसेस, फायरवुड, टिम्बर मतलब लकड़ी, ये सब रेजिन्स, ठीक है, गम्स, परफ्यूम्स, ये सब के सब जो है छोटी नीड्स, ठीक है। मेडिसिन्स को भी छोटी नीड्स में ही रखा गया। ऐसा कहते हैं कि 25% मेडिसिन प्लांट से आती है, ठीक है, जो भी हम यूज करते हैं कहीं पर भी, कोई भी हो, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, व्हाटएवर पैथी यू आर मतलब यूजिंग फॉर द ट्रीटमेंट, उसमें 25% मेडिसिन जो है आपकी आती हैं कहाँ से? प्लांट से। तो अब क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी लॉस हो रहा है तो ये सब लॉस हो जाएगा, है ना, इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। एक बायो प्रोस्पेक्टिंग है, बायो प्रोस्पेक्टिंग लिखा है एनसीईआरटी में, देखो लास्ट में लिखा हुआ है, उसमें ये कहना चाहते हैं कि कोई भी नई मेडिसिन आई, मतलब कोई प्लांट प्रोडक्ट है, तो उसका ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट है या जीन्स पे क्या इफेक्ट है, उसे बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम घर में बात करते हैं, जैसे अगर हमारे को कहीं चोट वोट लग जाती है तो ये पुराना रिवाज है कि हल्दी डाल के दूध में वो दे दो, ठीक है, दूध वाली हल्दी या हल्दी वाला दूध पी लो, तो आप, दूध वाली हल्दी नहीं हल्दी वाला दूध पी लो तो आप ठीक हो जाएंगे, पेन ठीक हो जाएगा, है ना। तो अब टर्मरिक जो हल्दी है वो एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है, तो इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या है, अब ये तो हमें मालूम है, लेकिन ऐसे ही कोई नया प्लांट आपको पता चला जिसका इफेक्ट क्या है, उसके बॉडी पर, हमारी जीन्स पर, हमारे मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट है, तो उसे बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो ये चीज लिखा हुआ है यहां पर, देखो ये देखो, ये लिखा है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबडी नोज हाउ मेनी मोर मेडिसिनली यूजफुल प्लांट्स देयर आर इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। हमें नहीं पता कितने और हैं। With increasing resources put into the bioprospecting, exploring, जानना, molecular, genetic and species level diversity for the products of economic importance, nation endowed with the rich biodiversity can expect to reap enormous benefits. English लिखता है और कुछ मतलब नहीं, मतलब अगर आप इन सब के बारे में पढ़ लोगे तो आपको बेनिफिट्स के बारे में पता चल जाएगा। तो ये है आपका नैरो यूटिलिटेरियन। नैरो यूटिलिटेरियन में आपके स्पाइसेस, सीरियल्स, पल्सेस, परफ्यूम, रेजिन्स, मेडिसिन्स, टिम्बर, ये सब कुछ आ गया। और ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली मतलब मेन नीड, क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, मेजर रीजन 3 है, ठीक है। एक तो है ऑक्सीजन, ध्यान से सुन लेना, ऑक्सीजन यहां पर लिखा है 20% ऑफ ऑक्सीजन कहां से आती है? अमेज़ोनियन फॉरेस्ट से आती है, अभी मैंने आपको बताया। दूसरा रीजन है कि पॉलिनेशन खत्म हो जाएगा अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी। जंगल अगर खत्म हो गए तो फिर कैसे होगा पॉलिनेशन? पॉलिनेशन आर्टिफिशियली कराने में बहुत कॉस्ट लगेगी, ठीक है। एक ऑक्सीजन आप समझते हैं, कोविड टाइम में हमें ऑक्सीजन सिलेंडर पे कितना ज्यादा मतलब हो हल्ला हुआ, कई लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पीछे परेशान थे, तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, ऑक्सीजन। नंबर 2, प्लांट का पॉलिनेशन कैसे होगा, ये लिखती है एनसीईआरटी। तीसरा एस्थेटिक प्लेजर, एस्थेटिक प्लेजर का मतलब यह है कि आपको खुशी, ठीक है, मन की खुशी, मतलब ये 3 ब्रॉड यूटिलिटेरियन में रखा गया। अब आप कहोगे नहीं सर हमें तो मेडिसिन ज्यादा जरूरी है, जी नहीं, उसको इकोलॉजिस्ट ने स्मॉल यूटिलिटी में रखा है। आपकी मन की खुशी, एस्थेटिक प्लेजर। नंबर 2, प्लांट पॉलिनेशन, पॉलिनेटर स्पीशीज। नंबर 3, ऑक्सीजन। ये 3 ब्रॉड यूटिलिटेरियन है, मेन नीड्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी या मतलब जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स या हमें जो नेचर देती है, अगर हम लॉस कर देंगे तो सब कुछ लॉस हो जाएगा, ये लिखना चाहती है एनसीईआरटी। एक तो ऑक्सीजन हो गई, दूसरा यहां देखो ये लिखा ऑक्सीजन, ये आप पढ़ लेना। पॉलिनेशन, विदाउट विच द प्लांट्स कैन नॉट गिव फ्रूट्स और सीड्स, इज अनदर सर्विस इकोसिस्टम। ये हो गया, ठीक है। What will be the cost of accomplishing pollination without the help of natural pollinator? There are other intangible benefits that we derive from the nature. The aesthetic pleasure, मन की खुशी, of walking through woods, जंगल में घूमने की, है ना, आप जाते हो ना जिम कॉर्बेट और पता नहीं कहाँ पार्क्स में जाते हो। Watching flower in full bloom, waking up to the bulbul song, this is called aesthetic pleasure, ठीक है। तो ये आपका 3 ब्रॉड यूटिलिटेरियन आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं, पढ़ सकते हो आप अपने आप। नैरो यूटिलिटेरियन और ब्रॉड यूटिलिटेरियन में मैंने आपको डिफरेंस बताया। तीसरा पॉइंट क्या है कि हम क्यों हाउ डू वी कंजर्व, देखो हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम कैसे कंजर्व करें। मैंने आपको बताया क्यों कंजर्व करें, लास्ट में है कैसे कंजर्व करें। देखो 2 तरह की कंट्रीज होती हैं, एक डेवलपिंग कंट्री होती है, एक डेवलप्ड कंट्री होती है। डेवलप्ड कंट्री के पास खूब सारा पैसा है,
ठीक है, तो वो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन पर पैसे लगा सकती है। डेवलपिंग कंट्री कौन है? जैसे अब इंडिया को भी अभी डेवलपिंग कहेंगे, ठीक है, चाहे आप जितना मर्जी बोलो मोदी जी ने कह दिया ये हो गया, तभी भी इंडिया डेवलपिंग है, ठीक है। तो अब क्या है कि ना, डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट है। ये एनसीईआरटी क्या लिखती है? कॉन्फ्लिक्ट, एक कंफ्यूजन है कि हम बायोडाइवर्सिटी पर ज्यादा पैसा लगाएं या फिर हम डेवलपमेंट पे ज्यादा पैसा लगाएं, हम पुल बनाएं, सड़कें बनाएं, हॉस्पिटल्स बनाएं, या ये काम करें, या बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या फर्क पड़ रहा है? तो डेवलपिंग कंट्री में ना हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि हमारे पास ना ये पैसा ही नहीं है, इतना हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में सोचें, हम डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, पुल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे। तो जो बायोडाइवर्सिटी के बड़े बड़े इकोलॉजिस्ट हैं, CBD, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एक यूनियन है, उन्होंने कहा यार बायोडाइवर्सिटी ना एक लोकल इशू नहीं है, समझे आप? बायोडाइवर्सिटी एक लोकल इशू नहीं है। ये नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी आपको सिर्फ आगरा में प्लांट्स बचाने हैं, या आपको भिलाई में प्लांट्स बचाने हैं, या आपको हैदराबाद में प्लांट्स बचाने हैं। आपको, अगर आपके हैदराबाद में बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो इसका इफेक्ट जो है वो अमेरिका पे भी पड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया पे भी पड़ रहा है, न्यूजीलैंड पे भी पड़ रहा है। तो इट इज अ ग्लोबल इशू, ये ग्लोबल इशू है, ठीक है। तो जो हम छोटी छोटी अपने स्वार्थ के लिए लड़ते रहते हैं, ये ग्लोबल इशू है, इट इज नॉट अ लोकल इशू, ठीक है। तो अब बायोडाइवर्सिटी वाले इकोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई ये ग्लोबल इशू है, तो ऐसा करो, इन सिटू कंजर्वेशन करते हैं। व्हाट इज इन सिटू? इन सिटू का मतलब होता है जो जहां है वहीं पर कंजर्व करो। मतलब जैसे मान लो आपका कोई प्लांट है हिमालय में, ठीक है, हिमालय में कोई प्लांट है, बहुत अच्छा प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, आपको पता है कि ये गायब होने वाला है, ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो आप उसी जगह पर जाकर उसकी देखभाल कर रहे हो, एट द सेम प्लेस, इन सिटू। इन सिटू का मतलब है उसकी जगह पर जाके। मान लो कोई टाइगर की स्पीशीज है, किसी जंगल में है, ठीक है, तो अब आपको उस टाइगर की स्पीशीज का कंजर्वेशन उसी की साइट पे करना है, तो उसे इन सिटू कहेंगे। इन सिटू मतलब जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उसमें रहने दो, उसे वहां से निकालो मत, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप हिमालय में गए, आपको लगा ये प्लांट जो है गायब होने वाला है, इसको उठा के मैं दिल्ली ले आता हूं और अपने बॉटनिकल गार्डन में लगा दूंगा और मैं यहाँ केयर करूंगा, तो वो इन सिटू नहीं है, वो एक्स सिटू है। एक्स सिटू मतलब आपने उसको नेचुरल हैबिटेट से हटा दिया। हम बात करें इन सिटू। इन सिटू मतलब जो जिसका घर है वहीं पर उसकी देखभाल करके उसको कंजर्व करना है। तो अब क्या हुआ ना, इन सिटू में बहुत सारे हॉटस्पॉट्स बनाए गए। अब हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? तो बायोडाइवर्सिटी के इकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट बनाओ यार। हॉटस्पॉट वो हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ठीक है, और रिच भी है और लॉस भी हो रहा है। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा यार रिच भी है, लॉस भी हो रहा है, ऐसे भी जगह है? हाँ बिल्कुल ऐसी भी जगह है। तो उन्होंने क्या कहा, ऐसे स्पॉट्स को हॉटस्पॉट्स कहते हैं, ऐसे कंट्रीज को, ऐसे एरियाज को हॉटस्पॉट्स कहते हैं जहां लॉस भी हो रहा है और जहां पर क्या है, रिच भी है। कोई एरिया बायोडाइवर्सिटी रिच है और वहां पर लॉस हो रहा है, तो ऐसे एरियाज को हॉटस्पॉट्स कहा गया। तो शुरू में 25 हॉटस्पॉट्स बनाए गए, बाद में 9 और बढ़ा दिए गए, तो 34 हो गए। अब बड़े सारे साइंटिस्ट के बीच में विवाद हुआ। उन्होंने कहा यार एक बात बताओ, ये 34 एरिया को अगर आप इसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व भी कर लोगे तो पूरी धरती पे क्या असर पड़ेगा? उन्होंने कहा, तो बायोडाइवर्सिटी के जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा हाँ पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉस यहीं से हो रहा है। तो अगर हम इसको भी बचा लेंगे तो हम बहुत सारी चीजों को बचा लेंगे, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी रिच भी है और लॉस भी हो रहा है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है, दे आइडेंटिफाइड मैक्सिमम प्रोटेक्शन certain biodiversity hotspot region with very high level of species richness and high degree of endemism। endemism मतलब जो वहीं रहते हैं। कोई भी स्पीशीज अगर एक एरिया में कन्फाइंड होता है तो उसे एंडेमिज्म कहते हैं। जैसे कंगारू ऑस्ट्रेलिया के एंडेमिक स्पीशीज है, कंगारू इंडिया में नहीं मिलते, आप ढूंढोगे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो एंडेमिज्म, ठीक है। अब देखो, इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वर आइडेंटिफाइड बट सब्सिक्वेंटली 9 मोर हैव बीन एडेड। तो अब ये टोटल हो गए 34, ठीक है, 34 बाय हॉटस्पॉट हो गए। अब 3 हॉटस्पॉट इंडिया में भी हैं, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय, इंडिया और इंडिया के आसपास है। तो ये वो एरियाज हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी रिच है और जहां पर लॉस भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है। तो देखो यहां लिखा है, ऑल्दो ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस एरिया, द नंबर ऑफ स्पीशीज they collectively harbor is extremely high and strict protection of these hotspot could reduce the ongoing mass extinction by 30%। ठीक है, 30% बचा सकते हैं हम अगर हम ऐसा
करेंगे। तो अब आपको एक और चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर याद रहे ना रहे, ये याद रखना है कि नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये बच्चों इन सिटू है, याद रखना। कोई भी नेशनल पार्क होता है वो इन सिटू कंजर्वेशन है, इन सिटू है। बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क एक्स सिटू है, ठीक है। तो ये याद रखना है, सब इन सिटू है। कौन कौन? बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। जब भी ये वर्ड लगा होगा तो इन सिटू है। और कुछ कुछ सेक्रेड ग्रूव्स भी बनाए गए। सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? पवित्र, सेक्रेड वर्ड ना, पवित्र। जैसे देखो हमारे देश में आज भी बहुत जगह पर पेड़ों की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स को भी हम बहुत प्यार देते हैं और पूजा करते हैं, ठीक है। तो सेक्रेड ग्रूव्स जो हैं ये सारे एरियाज हैं इन सिटू कंजर्वेशन के, जहां पर थ्रेटन्ड और रेयर प्लांट्स को हमने सुरक्षित रखा हुआ, उनकी जगह पर जाके, याद रखना। तो एक बार इसको पढ़ लेना, इसमें क्वेश्चन सिर्फ सेक्रेड ग्रुप पे आएगा, ये एरियाज नहीं आएंगे, ये आप देख सकते हो, तो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू का मतलब क्या है कि आपने उसको अपनी जगह से हटा दिया, नेचुरल हैबिटेट से, और उसको आप हिमालय के पौधे को आप अपने बॉटनिकल गार्डन में लाए। नोएडा में बॉटनिकल गार्डन है, बहुत सारे लगा दिए वहां के, ठीक है। आपका कोई एनिमल था जो किसी और जंगल में गायब हो रहा था, आप उसको उठा के अपने जू में रख दिया आपने, तो एक्स सिटू का मतलब नेचुरल हैबिटेट से आपने हटा दिया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आता है? जूलॉजिकल पार्क, जू आपके जो होते हैं, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी, वो ये सफारी है, वो सेंचुरी है, फर्क है, देख लेना, ये गड़बड़ होती है, कंफ्यूज हो जाओगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये सफारी है, वो सेंचुरी है, ऊपर जो था, ठीक है। एक्स सिटू कंजर्वेशन में आप सीड्स को भी स्टोर कर सकते हो, स्पर्म को भी स्टोर कर सकते हो, जैसे एनिमल्स के सीमेन को स्टोर कर सकते हो, ठीक है, या सीड्स को स्टोर कर सकते हो फॉर आगे आप मतलब कोई हाइब्रिडाइजेशन करना चाहते हैं, या अगर आपको लगता है कि कोई प्लांट है या कोई एनिमल है सुपीरियर क्वालिटी का है, तो उसके गैमेट्स को हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस पर हम सीमेन को या सीड्स को स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये भी एक्स सिटू कंजर्वेशन में आता है। तो मेनली क्या चीज है? इन सिटू का मतलब है जो जहां है वहीं जाके देखभाल करो। एक्स सिटू का मतलब है अपने घर ले आओ। घर का मतलब घर नहीं, ड्राइंग रूम में मत लगाओ या बालकनी में मत लगाओ। बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी और जूलॉजिकल पार्क्स। तो ये है बच्चों आपका लेखा जोखा जो आपको पढ़ना है बायोडायवर्सिटी में, ठीक है। 3 चीजें मेजर थी। बायोडायवर्सिटी का लॉस क्यों हुआ? 4 रीजन थे। बायोडायवर्सिटी को हम क्यों बचाएं? 2 रीजन है, ब्रॉड यूटिलिटेरियन, नैरो यूटिलिटेरियन, और कैसे बचाएं, इन सिटू और एक्स सिटू। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, आई होप। हाँ, इसमें एक चीज और है, ये है आपका लास्ट में रियो द जेनेरियो में एक सबमिट हुआ है, अर्थ सबमिट, ठीक है, ये आप देख लेना, ये पूछा गया 1-2 बार, ठीक है। रियो द जेनेरियो में एक अर्थ सबमिट हुआ जहां बायोडायवर्सिटी को बचाने की बात की गई, ठीक है। तो आई होप आप इसको पढ़ लोगे बच्चों, इसे पढ़ लो। और जो है इसके अलावा मंडे में मैं एक क्लास लूंगा जिसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट, जो लाइंस इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू बच्चों। ये इकोलॉजी आपकी खत्म हुई। जिन बच्चों ने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे, वो लिंक में हम दे देते हैं, पहले 2 लेक्चर देख लो, इसे कंप्लीट कर लो। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।